ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है भारतीय नववर्ष पर केंद्रित रूपक। मैं विक्रमी संवत बोल रहा हूँ। आलेख डॉक्टर रवि शर्मा मधुप। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। वसंत ऋतु महका रही, सबके तन मन प्राण कोपल कलियां हंस रही, मधुप करे रस पान। नया साल अब आ गया, लेकर नव उल्लास, जल थल नभ में छा गया, देखो हास विलास। चहुं ओर आशा, उत्साह, उल्लास और उमंग लेकर मैं आ गया। मुझे आया देखकर मेरे स्वागत में वसंत ऋतु प्रकृति का श्रृंगार कर रही है। नई कोपलें फूटने लगी हैं, कोयले कूक कूक कर अपनी प्रसन्नता का उद्घोष कर रही हैं। इसे देखकर समस्त भारतवर्ष में हर्षोल्लास व्याप्त हो रहा है। तो बताइए, मैं कौन हूं? अरे, तुम्हें मुझसे अधिक कौन पहचान सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से तुम्हें फलते फूलते देखा है। वाह वाह ऋतु, आप प्रणाम। आयुष्मान भवा विक्रमी संवत। बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। आज मेरा मन हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ बातें बताऊं, आप भी सुनिए। हाँ हाँ, वैसे तो मैं सब जानती हूँ, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनने का आनंद ही कुछ और है। ठीक है, सुनाता हूँ, परंतु इसमें आप भी मेरा साथ देना। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तो सुनो। मैं हूँ भारतीय नववर्ष यानी विक्रमी संवत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ईसा से 57 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के चंगुल से मुक्त कराकर विजय उत्सव मनाया था। बस उसी दिन मेरा ये नया नामकरण हुआ। अरे देखो, हमारे साथ है साहित्यकार और चिंतक राजशेखर व्यास। वो भी हमें कुछ बता रहे हैं। जो लोग विक्रम संवत भूल गए थे, अब पूरे राष्ट्र में ही लगभग, तो पंडित सूर्य नारायण व्यास ने विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूर्ण होने पर एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसका नाम ही विक्रम था। तो उन्होंने उज्जैनी में संकल्प धारण करके 3 महत्वपूर्ण काम किए। एक तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रम कीर्ति मंदिर, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम जो आज भी उज्जैनी में खड़ा है, और विक्रम स्मृति ग्रंथ, एक ग्रंथ प्रकाशित किया, और विक्रम के विभिन्न पक्ष पर काम हुआ उसमें। दिलचस्प बात यह कि पंडित जी की ये लड़ाई अंग्रेज इतिहासकारों के दौर से चल रही थी, और तमाम इतिहासकारों का मानना था कि विक्रमादित्य नाम का कोई राजा हुआ ही नहीं है। ये एक उपाधि थी जिसे चंद्रगुप्त ने भी धारण किया और अनेक राजाओं ने धारण किया। लेकिन सूर्य नारायण व्यास का अखंड मानना था कि विक्रमादित्य जो है उज्जैनी का राजा था। बाद के काल में उनके शिष्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जो पद्मश्री हैं, जिन्होंने भीमबेटका की खोज करके विश्व में अपना नाम बनाया, उन्होंने विक्रमादित्य की स्वर्ण मुद्रा खोज निकाली, जो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का विक्रम को सिद्ध करता है। आओ अपने बारे में कुछ और बताता हूं।
चैत्र मास की अमावस्या के पश्चात जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम प्रभात में रवि रश्मियां वसुधा का आलिंगन करती हैं, तो नव संवत्सर का आरंभ होता है। यह प्रक्रिया हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। जी हां, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आज से 1,97,29,49,120 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ किया था। ऐसा वृहद नारदीय पुराण में उल्लेख मिलता है। चैत्रमासि जगत ब्रह्मा ससर्जा प्रथमयेति शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सति। क्यों, हैरान हो गई ना? अरे भाई, बात ही हैरानी की है। ये धरती के सामान्य मानव तो इतनी बड़ी काल गणना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परंतु अखिलेश आरेंदु, जो कि आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम स्वयं ही सुन लो। जो सृष्टि संवत है, ये चैत्र प्रतिपदा का ही सृष्टि संवत है। विक्रमी संवत भी यही है। बहुत सारी तिथियां इससे जुड़ती हैं। कई सम्राटों के ये राज्याभिषेक का भी ये तिथि थी और इस शुक्ल पक्ष में होता है। शुक्ल पक्ष जो है हमारे भारतीय संदर्भ में बहुत ही अच्छा पक्ष माना जाता है और प्रतिपदा एक ऐसी तिथि है कि लोगों को याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो लोगों को लगता है कि आज से हमारा प्रथम दिन शुरू हो रहा है। हाँ ऋतु, भारतीय काल गणना के बारे में ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारियां हैं मेरे पास, जिन्हें सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे। हाँ हाँ, मैं भी उत्सुक हूँ इन जानकारियों को सुनने के लिए। तो सुनो, भारतीय काल गणना विश्व में सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय मेधा ने समय समय पर काल गणना के जो प्रयास किए, वही संवत के रूप में जाने जाते हैं। भारत में मेरे अतिरिक्त श्री राम संवत, युधिष्ठिर संवत, शक संवत, हिजरी संवत, नानकशाही संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर आदि प्रचलित हैं। इनमें से 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहलाता है। सभी सरकारी कार्यों में शक संवत का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, विक्रमी संवत। इस संबंध में ज्ञान का पिटारा है संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। आओ, उन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लंका नगर्याम उदयाच्च भानोस तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोः सितादेः दिन मास पक्ष युगादिकानाम युगपत प्रवृत्ति। ये कहते हैं लंका नगरी में, लंका नगरी ये आज की श्रीलंका नहीं है, इसको बोलते हैं निरक्ष देश, जिसमें कोई अक्ष ना हो। ऐसे भूमध्य रेखा के पास उज्जैन से गुजरती है लाइन, और उसमें जब पहले कल्प के बाद प्रलय के अनंतर पहले दिन सूर्य उदित हुआ, तो ये चैत्र का जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन था। तो इसलिए तभी से ही उसी दिन सूर्य उदित हुआ तो रविवार हुआ, उसी दिन चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष हुआ तो चैत्र शुक्ल पक्ष हुआ, नव संवत्सर शुरू हुआ। उसी दिन से युग की प्रवृत्ति हुई, कृत युग उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्युगी सबका संबंध इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से है। जब ये नया संवत्सर आता है तो इसकी गणना सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के संबंध के आधार पर, उसकी गति के आधार पर होती है। तो सुना तुमने, आनंद आया। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पृथ्वी यानी धरती माता प्रकट हुई थी। इसी दिन सृष्टि सृजन का प्रारंभ होने से प्रथम सतयुग तथा युगाब्द का आरंभ हुआ था। सृष्टि के आरंभ के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति माँ भगवती का आवाहन किया और उन्हीं की सहायता से
9 दिनों में सृष्टि की रचना की। इसी को याद करके आज भी भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मां भगवती का आवाहन करके 9 दिन तक उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं और नव संवत के आगमन की खुशी में 9 दिन तक उत्सव मनाते हैं, जिसे बोलचाल में चैती नवरात्रि या वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। अरे देखो, इस गीत के गायक नरेंद्र चंचल क्या कहते हैं। नवरात्रि का धार्मिक महत्व तो जो है, नवरात्रि का महत्व मैं ऋतु परिवर्तन से भी लेता हूँ। ये चैत के नवरात्रे हैं। इन दिनों किसान गेहूं काटता है, लहलहाती हुई फसलों को देख के खुश होता है और हम लोगों के यहाँ हम कहते हैं खेतरी बीजी जाती है। एक सिंबॉलिक एक मिट्टी के बर्तन में बीज डाल के जिस तरह वो खेती लहलहाती किसान की वो भी बढ़नी शुरू होती है और जब वो अष्टमी को वो बहुत बड़ी हो जाती है, हम कहते हैं ये माँ के दर्शन हुए हैं, माँ के खुले दर्शन हुए हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं चिंतक और विचारक आलोक कुमार। तुम स्वयं ही सुन लो। ये जो 2075-76 ऐसी गिनती है, ये गिनती शकारी विक्रमादित्य की स्मृति से शुरू हुई होगी। जिस समय विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, हमारा पूरा समाज असंगठित था, बिखरा हुआ था। लोग अपने व्यक्तिगत कामों में, स्वार्थों में, नशे में लिप्त थे। उस समय विक्रमादित्य ने सारे समाज को जगाया। उनकी स्मृति में जो गीत है उसमें कहा जाता है, मिट्टी से तुम मूर्ति बनाकर प्राण फूंक देते थे। तो मिट्टी की सेना बनाई, ऐसा उनके बारे में कहावत है। सच तो ये है कि समाज का वह नौजवान जो अपने कर्तव्य की विस्मृति में समाज के लिए काम नहीं कर रहा था, उस मिट्टी को उन्होंने उठाया, गढ़ा, संस्कारित किया, उनकी सेना बनाई और उस सेना के पराक्रम और पौरुष से विदेशों से मुकाबला करके भारत को स्वाधीन कराया। जिस दिन वह स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई थी, उस दिन से हमने ये संवत की गणना शुरू की है। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना इसी दिन किए जाने के कारण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का विशेष महत्व हो जाता है। अखिलेश आरेंदु इसका कारण बताते हैं। क्योंकि आर्य समाज एक नया आंदोलन था पूरे सामाजिक चेतना को जगाने के लिए, वैदिक ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, और जो उस समय समाज में पाखंड थे, उस समय जो कुरीतियां थी, उस समय जो अंधविश्वास था, उन सबों को समूल नाश करने का वीणा उठाया महर्षि दयानंद ने और आर्य समाज उसका आधार बनाया। ये तिथि ऐसी है कि ये हमारे ऐतिहासिकता को भी जोड़ती है और सृष्टि से सीधे सीधे जुड़ती है, और जो चीज सृष्टि से जुड़ती हो उस तिथि पर ही कोई नई चीज की स्थापना करें, हमारे लिए ये शुभ माना जाता है। ये आपने सही याद दिलाया ऋतु। अब मैं बताता हूं अपना यानी विक्रमी संवत का महत्व और इसकी वैज्ञानिक मास विभाजन पद्धति के विषय में। सामान्य मनुष्य दिन और वार का अनुमान लगा सके, इसीलिए उन्होंने चंद्रमा की गति के आधार पर मुझे यानी विक्रमी संवत को विकसित किया। इसमें माह के 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष रखे। कृष्ण अर्थात काला
यानी अमावस्या, और शुक्ल अर्थात सफेद यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्रमास पूर्ण होता है। एक चंद्रमास 29.5 दिनों का तथा चंद्रवर्ष 354 दिनों का होता है, जबकि सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड का होता है। इस प्रकार चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कुछ दिन पीछे हो जाता है। यही कारण है कि लगभग 30 माह बाद एक अधिक मास जोड़कर मुझे यानी विक्रमी संवत को सौर कैलेंडर के समकक्ष बनाया जाता है। कुछ और जानकारी दे रहे हैं महेश चंद्र शर्मा। सच्चाई ये है कि वेदों का जो जिस्ट है, सारांश है, वो ज्योतिष है, और ज्योतिष हमें तिथि और गणना बताती है। उसी ज्योतिष की गणना के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, और ये सब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों उसी हिसाब से मनाए जाते हैं जो ज्योतिष की गणना के अनुसार ठीक बैठते हैं। और जो एक महीना अधिक मास के हम कहते हैं, जिसको साधारण बोलचाल में पुरुषोत्तम मास कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ मास, वो भी ज्योतिष की गणना के अनुसार है। अच्छा, ये तो बताओ कि कुछ लोग तुम्हें भारतीय नववर्ष क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि मैं किसी धर्म, संप्रदाय, प्रदेश या देश तक सीमित नहीं हूं। मुझे तो पूरा भारतवर्ष ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में रहने वाले भारतीय एवं भारतीय संस्कृति प्रेमी अपने अपने ढंग से मनाते हैं। मैं ही वो संवत हूं जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोता हूं। भारतवासियों में भारतीयता, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र गौरव का भाव जगाता हूं। इसीलिए तो मुझे भारतीय नववर्ष कहा जाता है। अरे अरे, इस बारे में तो संस्कृत एवं हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर जीत राम भट्ट भी कुछ कहना चाहते हैं। जरा सुने तो इनकी बात। हमारे यहाँ जो मान्यता है, और मान्यता ही नहीं है, शास्त्रों में भी आया है कि जो युगादि माना जाता है, युग का जो आदि, और कहीं इस पर्व को जो है दक्षिण में इसको युगादि के नाम से ही मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के जो 12 महीने हैं उनमें जो चैत्र है वो पहला महीना है। आप प्रकृति में देखिए कि जब सर्दी होती है तो जड़ता होती है, जीव जगत में वो उत्साह नहीं होता है, वो उमंग नहीं होती है। तो इसलिए जब चैत्र आता है तो प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसको चैत्र मास को मधुमास भी कहता है। नव कलियां पादप पल्लव पुष्प लाया नवल वसंत, नई आशा उमंग दृष्टि सृष्टि, नई भोर लाया नव संवत। मिले आपको स्वास्थ्य सुख समृद्धि, सुविधा सफलता सुयश सद्बुद्धि, प्रेम आत्मीयता सहयोग सद्भावना, आपके जीवन में पाती रहे सतत वृद्धि। विदेशों में खासकर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, बाली, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में रहने वाले भारतीय अत्यंत उत्साह से भारतीय नववर्ष को मनाते हैं। बता रहे हैं भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त महामहिम जगदीश्वर गोवर्धन। क्योंकि यहाँ है जो अपने मेजोरिटी है, उनका संस्कृति कुछ और बात है। वो संस्कृति जो बाप दादा भारत से लाए, खासकर यूपी बिहार से, ये संस्कृति हम लोग जीवित रखे। बहुत अच्छी ढंग से करते हैं। रात को कम से कम 6 बजे सभी लोग स्नान करके फल लेकर जाते हैं मंदिर में। 2 घंटे के पूजा पाठ होता है, 9:30-10 बजे आते हैं। और वेजिटेरियन सभी रखते हैं, व्रत रहते हैं सभी लोग, और बहुत अच्छे ढंग से टेलीविजन के द्वारा बहुत कार्यक्रम होता रहता है, डायरेक्ट प्रोग्राम भी होता है उसमें, और वातावरण बहुत अच्छा पैदा हो जाता है उसमें। और खासकर अपने हिंदू धर्म में तो जानते हो, ज्यादा स्त्री लोग, लेडीज लोग ज्यादा मंदिर जाते हैं, ज्यादा संख्या में। उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, सर्वत्र इस सांस्कृतिक एकता को प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारा योगदान है। तुम्हारे आगमन पर भारत के कुछ भागों में गीत भी गाए जाते हैं।
जिसके संबंध में बता रहे हैं पंडित रामचंद्र दुबे। नया संवत्सर का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से ही हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ बसंत का उन्माद अपने उच्च पर होता है। ग्राम वधूटियों का हृदय विराग्नि में धधक उठता है जब उसका पति फाल्गुन मास तक पूरे वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद घर वापस नहीं आता। उस परिस्थिति में अपने आप की विवशता के भाव को प्रकट करती हुई चैत मास में चैती गीत गाती है। चैती गीत विरह प्रधान गीत है, श्रृंगार प्रधान गीत है और इसमें जिसके पति वापस आए हुए होते हैं उनमें अलग उन्माद होता है, अलग मादकता होती है। इतना ही नहीं ऋतु, मुझे संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मुझे उगादी कहा जाता है। उगादी को भारत में किस तरह मनाते हैं और इस कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के लिए तुम्हारा कितना महत्व है, इसे बता रहे हैं बेंगलुरु से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रे गौड़ा एमजे। यह कृषि मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन बैलों और हल को सजाया जाता है, पूजा की जाती है और एक गांव के पूरे किसान भाइयों ने जुलूस में निकाला जाता है। फिर एक सामुदायिक मैदान में इकट्ठा होते हैं। सामुदायिक भूमि में एक साथ जुताई भी करते हैं। एक कार्य कृषक समुदाय की एकता का भी प्रतीक है। केरल में नववर्ष को विशु कहा जाता है। इसे मलयालम कैलेंडर के अनुसार कुलवर्षम कहते हैं। डॉक्टर के सुकुमारन केरल में हिंदी के प्राध्यापक हैं। वे विशु के बारे में क्या बताते हैं, आओ सुनते हैं। इस दिन का मुख्य आकर्षण है विशु कणि दर्शन। कणि दर्शन के लिए विशु के पूर्व दिन की रात में ही किसी बड़े बर्तन में कई प्रकार के फलों और तरकारियों को सजाकर रखते हैं। उनके ऊपर कणिकोन्ना के पीले रंग के फूलों का गुच्छा सजाकर रखना अनिवार्य है। इनके बीच में गुरुवायूरप्पन यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति भी सजाकर रखी जाती है। बड़े तड़के उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर घर का कोई बुजुर्ग दीप जलाकर भगवान की आरती उतारता है। इसके बाद दूसरों को जगाकर कणि दर्शन कराए जाते हैं। दोपहर को बड़ा खाना तैयार किया जाता है। केले के पत्तों में ही बड़ा खाना परोसने की प्रथा होती है। पंजाब में मुझे उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों की ही भांति धूमधाम से मनाया जाता है। वहां चैती नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक हवन पूजन, भजन कीर्तन होते हैं। जगह जगह भंगड़े और गिद्दे की गूंज सुनाई देती है। पंजाब में सिखों द्वारा अपनाया जाने वाला नानक शाही कैलेंडर भी चैत्र मास से ही शुरू होता है। प्रसिद्ध साहित्यकार सविता चड्डा भारतीय नववर्ष के बारे में क्या कह रही हैं, लो तुम भी सुनो। अप्रैल और वैसाखी का जब दिन होता था तो मुझे याद है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। हम लोग उस मंदिर में सब सज धज कर बहुत अच्छे से तैयार होकर सब जाते थे और वहाँ पर कथा कीर्तन, सत्संग, लंगर ये सब हुआ करता था। ढोल धमाका भी होता, उसमें गिद्दा होता पंजाबी का
और सब लोग मिलकर भांगड़ा करते और घर में आती बार गन्ने खरीदते। वो गन्ने भी वो वाले जिसके पीछे हरियाली रहती थी। तो मुझे लगता है उसका भी बहुत ही अच्छा संदेश मैं सोचती हूँ जाता होगा। मिठास भी रहनी चाहिए जीवन में और हरियाली भी रहनी चाहिए जीवन में। हाँ, और अगर भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में नजर दौड़ाओ तो पाओगी रोंगाली बिहू का उल्लास आकार लेने लगा है। ठीक कहा तुमने। ये देखो, आसाम के शिवसागर जिले में रहने वाले एक ग्राम मुखिया प्रदीप बरुआ फुकन क्या कह रहे हैं। पहले दिन सुबह उठकर वो जाते हैं बैल भैंसा उसको लेकर नहा करता है। उसके बाद शाम जो आएगा, शाम क्या करेगा, वो लकड़ी सकड़ी और धान का जो खेर है इनको जलाकर मोस को भगाते हैं। ये लोकविश्वास है। मंदिर जो है गांव का, उसमें जाकर भगवान का तामुल पान देकर आशीर्वाद लेता है। उसमें से शुरू होता है बिहू। महाराष्ट्र में मुझे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। ध्यान दो ऋतु, प्रतिपदा ही सरलीकृत होकर पाड़वा बनी। हमारे साथ हैं मिलिंद देशपांडे। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के दिन घरों में खिड़की के बाहर गुड़ी यानी ध्वज लगाई जाती है। हरे या पीले रंग का कपड़ा उस पर बांधा जाता है। साथ ही आम और नीम की टहनियाँ और पत्ते लगाकर फूलों से सजाया जाता है। और एक बात है कि गुड़ी पर चांदी का कलश उल्टा रखा जाता है। मराठी परिवारों में गुड़ी पाड़वा पर श्रीखंड पुरी या पूरनपोळी यानी आप सबको पता ही होगा मीठी रोटी का पकवान बनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब यह त्योहार मनाया गया। और एक मान्यता ये भी है कि जो बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठी सेना को जो विजय प्राप्त हुआ, तब भी गुड़ी पाड़वा मनाया गया। वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल का अवतरण भी 1007 विक्रमी के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। इसलिए सिंधी समाज के लोग इस नव वर्ष को चैती चांद के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूजा का थाल सजाया जाता है। उसमें 7 प्रकार के अन्न, फल, फूल, जोत आदि रखे जाते हैं और पंजकड़ा यानी 5 पंक्तियों की कविता का पाठ किया जाता है। तो ऋतु, ये थी मेरी अर्थात विक्रमी संवत की लंबी कहानी का एक छोटा सा अंश। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी और बातें करेंगे। अभी तो हम सबको देते हैं भारतीय नववर्ष यानी विक्रमी संवत 2076 की अनंत स्वस्ति कामनाएं। मैं विक्रमी संवत बोल रहा हूँ। अभी आपने भारतीय नववर्ष पर केंद्रित रूपक सुना। आलेख डॉक्टर रवि शर्मा मधुप, प्रतिभागी स्वर राजश्री त्रिवेदी, मनोज माइंडकर और जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुति सहायक मनुदेव पुष्पम त्यागी और धीरज कुमार सोनी, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। पता एक बार फिर सुने, chfu76@gmail.com।